नमस्ते। हाँ। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं, यहूदी और मुसलमानों के बीच का रिश्ता। हजारों साल पुराना इतिहास है ये। बिल्कुल। और ये रिश्ता बड़ा पेचीदा रहा है। मतलब साझा जड़ें भी हैं, सहयोग भी रहा है, लेकिन तनाव और संघर्ष भी कम नहीं। हाँ, तो आज हम इसी लंबे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इब्राहिमी धर्मों की शुरुआत से लेकर मध्यकाल, ऑटोमन काल और फिर आज के इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष तक जाती है। जी। कोशिश रहेगी कि इसके कुछ खास मोड़ और पहलुओं को टटोलें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हजरत इब्राहिम से, जिन्हें दोनों ही मानते हैं। हाँ बिल्कुल, ये साझा विरासत बहुत अहम है। दोनों एकेश्वरवादी धर्म हैं, हालांकि वंश को लेकर थोड़ा अलग नजरिया है। यहूदी मानते हैं इसहाक के जरिए, मुसलमान इस्माइल के जरिए। अच्छा, और शुरुआती इस्लाम में जैसे मदीना में क्या स्थिति की? सुना है वहाँ यहूदी और मुस्लिम साथ रहते थे। हाँ, शुरू में तो ऐसा ही था। लगभग 622 ईस्वी के आसपास जब पैगंबर मोहम्मद मदीना गए तो वहाँ मदीना का संविधान बना। ये एक तरह का समझौता था। हाँ। इसने यहूदी कबीलों को काफी स्वायत्तता दी और उन्हें अहल अल किताब यानी किताब वाले लोग का दर्जा दिया, जो एक सम्मानजनक बात थी। लेकिन फिर भी तनाव तो हुआ है ना? कुछ कबीलों को निकाला भी गया, जैसे बनु कुरैजा का वाकया है। हाँ, वो हुआ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये शुरुआती टकराव ज्यादातर राजनीतिक थे। मतलब निष्ठा, संधियां तोड़ने या बाहरी दुश्मनों से साठगांठ के आरोप थे। धर्म से ज्यादा वो सत्ता और गठबंधनों का मामला था। अच्छा, तो मतलब शुरुआत में धर्म सीधी वजह नहीं था। खैर, मध्यकाल की बात करें तो मुस्लिम शासन में यहूदियों की क्या स्थिति थी? धिम्मी वाला जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, धिम्मी स्टेटस। ज्यादातर मुस्लिम सल्तनतों में यहूदियों और ईसाइयों को ये दर्जा हासिल था। इसका मतलब था कि वो सुरक्षित थे, अपना धर्म मान सकते थे, अपने अंदरूनी मामले देख सकते थे। लेकिन उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जिजिया। जी, जिजिया देना होता था और कुछ सामाजिक पाबंदियां भी होती थीं। जैसे वो शायद कुछ खास तरह के कपड़े पहनते थे या ऊंचे ओहदों पर नहीं जा सकते थे। हालांकि इसमें भी जगह और वक्त के हिसाब से फर्क रहा है। और स्पेन, अल अंदलुस और बगदाद, वो तो सुनहरा दौर कहा जाता है। बिल्कुल, वो ज्ञान, विज्ञान और कला के लिहाज से एक शानदार दौर था। यहूदी, मुस्लिम, ईसाई विद्वान साथ काम कर रहे थे। दर्शन, गणित, चिकित्सा, हर क्षेत्र में। जैसे माइमोनिडीज। हाँ, महान यहूदी दार्शनिक माइमोनिडीज ने अपनी कई अहम किताबें अरबी में लिखी। वो और मुस्लिम दार्शनिक इब्न रुश्द, एवरोइस जैसे लोग एक दूसरे से बहुत सीखते थे। ये दिखाता है कि कितना खुला माहौल था उस वक्त, कम से कम कुछ जगहों पर। लेकिन ये तस्वीर हमेशा ऐसी नहीं रही होगी, कहीं कहीं मुश्किलें भी आई होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास एक जैसा नहीं रहता। जैसे 1066 में ग्रेनाडा, स्पेन में यहूदियों के खिलाफ काफी हिंसा हुई थी। अच्छा। हाँ, और फिर 12वीं सदी में अल्मोहाद शासक आए उत्तरी अफ्रीका और स्पेन में। वो काफी कट्टर थे। उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों पर बहुत सख्तियां की, धर्म बदलने या इलाका छोड़ने तक को मजबूर किया। तो हालात बदलते रहते थे। आगे चलकर ऑटोमन साम्राज्य आता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहूदियों को पनाह दी। हाँ, ये सही है। खासतौर पर 1492 में जब स्पेन से यहूदियों को निकाला गया तो ऑटोमन सुल्तान ने उन्हें अपने यहाँ आने का न्योता दिया। इस्तांबुल, इजमीर, सेलोनिका जैसे शहरों में बड़े बड़े सिफार्डिक यहूदी समुदाय बसे और फले फूले। हालांकि वो धिम्मी वाला दर्जा वहाँ भी था। हाँ, वो दर्जा बना रहा। मतलब सुरक्षा थी, लेकिन बराबरी पूरी तरह नहीं थी। और इसी दौरान मतलब 19वीं सदी में यूरोप में एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध बढ़ रहा था और उसी के जवाब में ज़ायोनीवाद शुरू हुआ। सही कहा। यूरोप में, खासकर पूर्वी यूरोप में यहूदियों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव बहुत बढ़ गया था। इसी माहौल में थियोडोर हर्जिल जैसे लोगों ने सोचा कि यहूदियों को अपना एक देश होना चाहिए जहां वो सुरक्षित रह सकें, और इसके लिए उन्होंने फिलिस्तीन को चुना, जिसे वो अपना ऐतिहासिक वतन मानते थे। तो ये ज़ायोनीवाद एक राजनीतिक आंदोलन था। हाँ बिल्कुल, एक राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन जिसका लक्ष्य था फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाना। और यहीं से फिर आधुनिक संघर्ष की जड़ें पड़ती हैं, जब ज़ायोनी प्रवासी फिलिस्तीन आने लगे। जी, क्योंकि फिलिस्तीन उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और वहां सदियों से अरब आबादी रह रही थी। जब बाहर से यहूदी आकर जमीन खरीदने लगे, बस्तियां बसाने लगे, तो जाहिर स्थानीय अरब आबादी के साथ टकराव शुरू हुआ। जमीन, पानी, संसाधन, इन सब पर तनाव बढ़ने लगा। फिर पहला विश्व युद्ध हुआ, ऑटोमन हारे और ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया।
और फिर आई 1917 की बाल्फोर घोषणा। हाँ, बैल्फोर घोषणा बहुत अहम मोड़ था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्रीय घर बनाने के विचार का समर्थन किया। इससे अरबों में जबरदस्त नाराजगी फैली। उन्हें लगा कि उनकी जमीन पर उनके भविष्य का फैसला कोई और कर रहा है। और इसके बाद हिंसा बढ़ी 1920s 30s में। हाँ, काफी बढ़ गई। दोनों तरफ से हमले हुए, दंगे हुए, माहौल बहुत खराब हो गया था। फिर आता है 1947 का यूएन विभाजन प्रस्ताव। जी, संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक अरब राज्य, एक यहूदी राज्य और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा। यहूदी नेतृत्व ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों और फिलिस्तीनी नेताओं ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। और फिर 1948 में इजराइल की स्थापना हुई और पहला अरब इजराइल युद्ध। हाँ, 14 मई 1948 को इजराइल ने आज़ादी का ऐलान किया। अगले ही दिन 5 अरब देशों ने हमला कर दिया। इस जंग में इजराइल जीता, लेकिन इसके नतीजे में लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए। इसे फिलिस्तीनी नकबा कहते हैं, यानी महाविपत्ति। ओ, ये नकबा आज भी उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, ये उनकी सामूहिक याददाश्त का, उनके दुख का हिस्सा है, और इसने अरब दुनिया और इजराइल के बीच एक कभी न भरने वाली खाई पैदा कर दी। इसी दौरान या इसके बाद के सालों में कई अरब देशों से भी यहूदियों को निकलना पड़ा या वो छोड़कर चले गए। और इसके बाद भी कई युद्ध हुए, 67, 73। हाँ, 1967 की 6 दिनी जंग बहुत निर्णायक थी। इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया की गोलान पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा आज तक जारी है और संघर्ष का मूल कारण बना हुआ है। शांति की कोशिशें भी तो हुई बीच में, कैंप डेविड, ओस्लो। हुई, बिल्कुल हुई। मिस्र ने 1978 में और जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते किए। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के बीच ओस्लो समझौता हुआ था, जिससे बड़ी उम्मीदें जगी थी। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। नहीं, पूरी तरह नहीं। पहला इंतिफादा तो ओस्लो से पहले ही शुरू हो गया था, 1987 से 93। फिर ओस्लो के बाद उम्मीदें टूटी, हिंसा बढ़ी और 2000 में दूसरा ज्यादा हिंसक इंतिफादा शुरू हो गया। ओस्लो प्रक्रिया एक तरह से ठप हो गई। और हाल के सालों में अब्राहम समझौते हुए कुछ अरब देशों के साथ। हाँ, 2020 में UAE, बहरीन, सूडान, मोरक्को ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए। इसे अब्राहम अकॉर्ड्स कहा गया। लेकिन फिलिस्तीन का मुद्दा तो वहीं का वहीं रहा। वेस्ट बैंक में बस्तियों का बनना जारी रहा। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी समस्या रही। फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद इजराइल ने गाजा में जो सैन्य कार्रवाई की, उसने स्थिति को पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। हाँ, और इसका असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। एंटीसेमिटिज्म भी बढ़ रहा है और इस्लामोफोबिया भी। जी, ये बहुत चिंता की बात है। ये संघर्ष अब सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक सीमित नहीं रहा, ये एक वैश्विक मुद्दा बन गया है, जिसके असर हर जगह महसूस हो रहे हैं। तो ये थी यहूदी और मुसलमानों के रिश्तों की एक झलक, हजारों साल का इतिहास, जिसमें साझा विरासत भी है, सहयोग के दौर भी हैं, लेकिन साथ ही गहरे, बहुत गहरे मतभेद और दर्दनाक संघर्ष भी हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही जटिल और बहुस्तरीय कहानी है ये। आज की इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये जो साझा इब्राहिमी जड़ें हैं, क्या वो कभी भविष्य में आपसी समझ और सुलह का आधार बन सकती हैं, या फिर जो मौजूदा राजनीतिक हकीकतें हैं, जो इतिहास के जख्म हैं, वो इतने गहरे हैं कि वो हमेशा इन रिश्तों पर हावी रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। हाँ, सोचने वाली बात है।